So, hello friends, this is Arpit Kaushik at Vatsalya Academy, and in this particular video we will be discussing about argument writing. तो ये जो पूरी सीरीज़ है यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 की, जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस को वीडियो बाय वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर वीडियो में हम एक पेपर को डिस्कस, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लास्ट वीडियो वाज ऑन एसे राइटिंग, तो वहाँ पे हमने ऐसे के सारे नुआंसेस को देखा, जो भी ऐसे के बेसिक एक इम्पॉर्टेंस होती है, किस तरीके से ऐसे को लिखा जाना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं उसके। और प्रीवियस वीडियोस जो हमने बनाई हुई है उसमें हमने पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया हुआ है, कैसे पेपर 2 में कौन सा क्वेश्चन कंटेंट हैवी होता है, कौन सा क्वेश्चन इंग्लिश हैवी होता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आर्गूमेंट राइटिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन होता है पेपर 2 का। और ऐसे राइटिंग के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से। एसे में और आर्ग्यूमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो स्कोरिंग परसेंटेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एसे। तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग और पॉइंटर फॉर्मेट में लिखा जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाते हैं और एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। बट बिफोर दैट, अर्पित कौशिक, I have been recommended for CAPF exam by UPSC as Assistant Commandant in BSF. Before that, I was recommended by SSB Bhopal for Indian Navy and Indian Army also. I have cleared multiple public sector examinations, including this particular exam of CAPF, and also I have done my schooling from Sainik School Kunjpura. I am a Kunjan. तो इन सारे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं आर्गूमेंट राइटिंग के बारे में। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पेपर में। आर्गूमेंट राइटिंग में आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, अनलाइक जो आपका एसे होता है जहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से आपको 4 आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो टोटल ऑफ 40 मार्क्स आर्गूमेंट राइटिंग 40 मार्क्स की आती है। कोई चॉइस इसमें नहीं होती है। ये भी एसे की तरह कंटेंट हैवी क्वेश्चन होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ऐसे से थोड़ा सा कम हैवी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो स्टूडेंट का माइंड ऑक्यूपाइड होता है थोड़ा सा कम ऑक्यूपाई होता है कंपेयर टू ऐसे, इसीलिए यहाँ पे स्कोरिंग परसेंटेज बेटर है। जो आइडियल स्कोरिंग रेंज है वो 60% से 75% होती है। आइडियल टाइम पर आर्ग्यूमेंट 15 मिनट्स होता है। और यहाँ पे आपको आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन के बाद 3 पेजेस मिलेंगे, जिसमें से कि मिनिमम आपको 2.5 पेजेस लिखने होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डेंसिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपने पेज पे। आप खुला अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखिए, और 2.5 पेज बहुत आसानी से भरे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किल होता है 2.5 पेजेस भरना। तो एक पेज पे आप मैं आपको फॉर्मेट जैसे बता देता हूँ अभी क्या होता है। आपको क्वेश्चन ऊपर लिखा मिलेगा और उसके बाद आपको 3 पेजेस होंगे। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज़ पेन डाउन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचिए कि ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि और अब मैं ऑटोमेटिकली लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, वो तो अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन हुआ है। नहीं, आपको क्वेश्चन पहले लिखना है, उसके बाद ओपनिंग लाइंस लिखनी है। एक इंट्रोडक्शन जिसे कह सकते हैं, एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो उसको एक्सप्लेन करे आपके लाइन को। उसके बाद आपको फॉर में, जैसे आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों लिखने होते हैं। ऐसे तो एक पैसेज की तरह होता है, उसमें आप एक पर्टिकुलर साइड पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक बहुत ही बैलेंस्ड आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया जा रहा है तो उसके कुछ फॉर में पॉइंट्स होंगे, कुछ उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स होंगे। तो आप फॉर में जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सिंपली आपको एफ और फॉर लिख के स्टार्ट नहीं करना है, एक पूरी लाइन एक्सप्लेन करनी है। ये आगे आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझाऊंगा कि कैसे एक पूरी लाइन में उसको लिखा जाता है। बट एक पर्टिकुलर टेम्पलेट कह लीजिए या एक पर्टिकुलर लाइन कह लीजिए, आप उसे याद कर लो या अपना एक तरीका बना लो लिखने का। तो चाहे फॉर लिख रहे हो या अगेंस्ट लिख रहे हो, सिंपली फॉर या अगेंस्ट लिख के स्टार्ट नहीं करना, एक पूरी लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन, उसके बाद इंट्रोडक्शन या फिर ओपनिंग लाइंस, और उसके बाद फॉर में आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे, ये आपका फर्स्ट पेज का कंटेंट हो जाएगा। सेकंड पेज पे आप अगेंस्ट में लिखेंगे, वहाँ पे आपके अगेन 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपका एक्सटेंड होगा, 2 पेजेस यहाँ पे आपके फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगेंस्ट जो है वो एंड होगा थर्ड पेज के 25% आपने उसको कवर कर लिया। उसके बाद आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देते हैं, उन्हें लगता है कि आर्गूमेंट राइटिंग में बस हमने आर्गूमेंट दे दिए। नहीं, यहाँ पे आपको, क्योंकि वर्ड लिमिट ऐसा डिफाइन नहीं होती है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट डाउन अ बैलेंस्ड कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। और बैलेंस्ड क्यों देना है, यहाँ पे मैं सिंपली कंक्लूजन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बैलेंस्ड कंक्लूजन बोल रहा हूँ।
मार्क कीजिए, मैंने जब ऐसे आपको बताया था, मैंने कहा था वहाँ पे आपको कंक्लूजन लिखना है, बट यहाँ को एक बैलेंस वे में कंक्लूजन लिखना होगा, क्योंकि आपने फॉर और अगेंस्ट दोनों पॉइंटर्स को वहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आपकी कोई बाइसनेस नहीं है, यहाँ पे आपको कोई थिंकिंग पैटर्न या परसेप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देनी होगी, क्योंकि आपने दोनों ही पॉइंट्स को डिस्कस किया है। दैट शोज़ कि दोनों बातें आप ही के अंदर से बन के निकली हैं, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर साइड में अपनी साइड नहीं ले सकते हो। तो इट्स ऑलवेज गुड टू गिव अ बैलेंस कंक्लूजन एट द एंड विद द वे फॉरवर्ड। उसके बाद जो हम देखेंगे कि हमें दोनों ही फॉर और अगेंस्ट में एटलीस्ट 5 पॉइंटर्स यहाँ पे लिखने होते हैं। जो आपका हेडिंग होगा, उसके बाद आप हेडिंग को लिखेंगे, उसके बाद 2 से 3 लाइंस आप वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, और उसके बाद आप 5 पॉइंटर्स वहाँ पे लिखेंगे। और इसका फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, आपने लिखा पॉइंट नंबर 1, उसमें जो भी आपकी एक आप हेडिंग कह लीजिए, एक हेडिंग आप बनाएंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको 2-3 लाइन्स में आप जाके एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 आप एक हेडिंग देंगे, उसके बारे में 2-3 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हेडिंग, 2-3 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 4 हेडिंग, 2-3 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली पॉइंट नंबर 5 हेडिंग एंड 2-3 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन। बोथ फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में यही पैटर्न आपका फॉलो होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मेरी साइड से एक आपको सजेशन ये है कि आप जो 5th पॉइंट है, जैसे मैंने आपको एक VAC बताया था, वैक जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड कंटेंट, तो वो अगर आप डालेंगे, वैल्यू एडेड कंटेंट क्या हुआ, कोई आप डेटा आप पुट कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट आप पुट कर रहे हैं, या किसी अगर फिलोसफिकल क्वेश्चन है तो किसी भी फिलोसफर या किसी भी स्कॉलर की कुछ लाइंस आप वहाँ पे कोट कर रहे हैं। यानी कि रादर देन जो आप वो 4-5 जेनरिक पॉइंट्स लिख रहे हो, आप मिनिमम एक वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट डालो जो डेटा हैवी हो, जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए, किसी स्कॉलर का नाम आए, किसी रिपोर्ट का नाम आए, तो वो आपके कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देगा। तो ये 5 पॉइंट्स लिखने के तरीके हैं जो आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको एक बात का याद रखना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बच्चों में कन्फ्यूजन आ जाता है। जब उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं लिख होता है, तो वो उसी बात को दोनों जगह लिख देते हैं, फॉर में भी और अगेंस्ट में भी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप अगेंस्ट में एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इसके जनरेटिव AI को यूज़ करके या किसी भी चीज़ को AI या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जॉब्स आएंगी, ये आपका अगेंस्ट में पॉइंट आता है। इसी पॉइंट को आपने फॉर में लिख दिया कि यहाँ पे जॉब्स आएंगे नहीं, यहाँ पे नई जॉब्स क्रिएट होंगी। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जब इंडिया में कंप्यूटर्स आए थे, बैंक्स में आए थे और अलग अलग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में आए थे, तब लोगों ने कहा था कि जॉब्स चली जाएंगी, बट देन वी सॉ के नई जॉब्स जनरेट हुई। सेम गोज विद द AI। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको दोनों साइड नहीं लिखना है कि यहाँ पे आप लिख रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, यहाँ पे आप कह रहे हो कि न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो सेम पॉइंट को आपको अपने ही पॉइंट को डिफाइन नहीं करना है। अगर आपने एक जगह पे एक पॉइंट लिख दिया है, तो दूसरी जगह पे दूसरा पॉइंट लिखो, उसी का काउंटर आर्ग्यूमेंट मत लिखो। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड, जो कि याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके क्वेश्चन राइटिंग के एक प्रोसेस को अगर हम देखें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, understand the meaning, find out the keywords and bring yourself to a position where you can answer what is asked। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसे अब्जॉर्व करना है, वो पूछना क्या चाह रहा है। मैं जब अपना पेपर दे रहा था, तो एक क्वेश्चन मेरे को आज भी याद है, वो आया था कि सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इज़ नॉट अनवेलकम्ड। वहाँ इतनी ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश नहीं है, नो डाउट, बट मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी। स्टिल जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मैं इस क्वेश्चन को टोटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था कि पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एक ये होता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं क्वेश्चन को गलत ना समझ लूँ, क्योंकि मेरे पास ये नहीं, यही 2-3 पेजेस हैं। अगर मैंने एक बार कुछ गलत लिखना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पेजेस भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा, और वो कटिंग होकर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इट्स नॉट कंप्यूटर कि आप उसे हटा दो जो आपने लिखा है, वो तो आपका परमानेंट होगा जो आपने वहाँ पे लिखा है। तो एक बार में क्वेश्चन को सही पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग ए पैंडेमिक इज़ नॉट अनवेलकम्ड। इसको मैं समझ ही नहीं पाया था कि कहना क्या चाह रहा है। मैंने नेक्स्ट आर्गूमेंट स्टार्ट किया, थर्ड क्वेश्चन लिखा, फिर मैं लौट के इसके ऊपर आया। देन आई गिव एटलीस्ट 2 मिनट्स टू दिस क्वेश्चन कि नॉट अनवेलकम्ड मतलब कि वो पूछना क्या चाह रहा है, वो उल्टा यानी कि इट वॉज वेलकम्ड, वो इस तरीके से पूछना चाह रहा है। तो ऐसे करके कई बार आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। थोड़ा कोई क्वेश्चन पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो सकता है। एक क्वेश्चन आ गया था 2021 में, जो कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में आपको 1-2 मिनट सोचना होगा कि मैं कोई ऐसी बात ना लिख दूं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को सपोर्ट या नेगेट करे। मुझे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, इसलिए आपको क्वेश्चन को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्वेश्चन को समझ लेने के बाद आपको उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. यू हैव टू मेक अ रफ नोट्स, यू हैव टू जॉट डाउन द पॉइंटर्स. 4-5 आप पॉइंटर्स बना लिए. हो सकता है आपके दिमाग में 10 पॉइंटर आ जाए, 7 पॉइंटर्स आ जाए. चूज़ द बेस्ट 5. सोच लो एक बार में. शुरू करने से पहले हमेशा सोच लेना एक बेटर ऑप्शन होता है. एक यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप मुझे 1 घंटा देंगे पेड़ काटने के लिए तो मैं आधा घंटे तक बैठ के अपनी एक्स को शार्प करूँगा. यानी कि ऐसा नहीं है कि बस हथौड़ा उठाया और मारना शुरू कर दिया गधे की तरह. यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉइंटर्स, थिंक द 5 बेस्ट पॉइंट्स एंड देन राइट देम डाउन. सोच लो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना क्वालिटी बढ़ेगी आंसर की. तो क्वालिटी को एनहेंस करने का जो तरीका होता है वो एक अच्छा थॉट प्रोसेस, वो एक अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही होता है. नाउ रिकॉल द फॉर्मेट. अब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, उसको लिख लिया. अब अपने फॉर्मेट को एक बार दोबारा से रिकॉल करना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट गलती से ही मिस ना हो जाए. और इस रिकॉलेशन का जो टाइम है इसको रिड्यूस करने का तरीका मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में. द ओनली मेथड इज़ प्रैक्टिस एंड गेटिंग योर आंसर्स चेक्ड. कई बार हमें लगता है कि मैं सही फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, दूसरा आपको बेटर बता पाता है. तो प्रैक्टिस ताकि आप रिकॉल करें एक बार में. अच्छा, मैं यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन लिखूँगा, यहाँ पे मैं फॉर, और ऐसे करके आपने एक बार बना लिया और वहाँ पे उसे लिख दिया एकदम से जल्दी. दैट वे. एंड फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट एंड कीप ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस है वो सेकंड स्टेप में ख़त्म नहीं हो जाता है. आपको लिखते लिखते भी सोचना है कैसे मैं बेटर वर्ड्स को यूज़ करूँ. ये हिंदी में मुहावरा होता है गागर में सागर भरना. कैसे मैं मिनिमम वर्ड्स में बेस्ट उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, कैसे मैं एक अच्छी ग्रामर को यूज़ करूँ, कैसे मैं 2-3 लाइन्स में उसके बेस्ट एक्सप्लेनेशन को दे सकता हूँ. सो दिस वॉज अबाउट आर्गूमेंट राइटिंग. यहाँ पे हमने उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, उसके फॉर्मेट को डिस्कस किया और क्वेश्चन को आंसर करने के प्रोसेस को डिस्कस करा. ठीक है. अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन से, एक बच्चे का मेरे पास आंसर कॉपी आई थी, तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है. बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा है. उसको हम यहाँ पे इवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे ने कैसे उस आंसर को लिखा है, उसका फॉर्मेट क्या बनाया है, फॉर अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स दिए हैं, क्या उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज़ द आंसर, जो कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है बच्चे ने जो मुझे आंसर शीट भेजी थी. अगर आप भी अपने क्वेश्चन को इवेल्यूएट कराना चाहते हैं, अपने आंसर्स को इवेल्यूएट कराना चाहते हैं, यू कैन सेंड देम टू अस. और हमारे पास हमारी टेस्ट सीरीज़ है, वात्सल्य की एक ऐप है. यू कैन डाउनलोड द ऐप, यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज़ एंड गेट योर आंसर्स डन बाय द एक्सपर्ट्स, जहाँ पे मैं और हमारे वात्सल्य की टीम आपके आंसर्स को चेक करेगी और आपको बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड और इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे. तो इस जो बच्चे ने आंसर लिखा था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इज़ रिजर्वेशन नीड ऑफ एन आवर फॉर इंडिया. इस सिंपल ही क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में उसने लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पर राइट नहीं करना है, आपको अपने हाथ से एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है. तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा है इज़ रिजर्वेशन नीड ऑफ एन आवर फॉर इंडिया, और उसको अंडरलाइन भी करा है, विच इज़ द राइट थिंग. इंट्रोडक्शन में बच्चा लिखता है रिजर्वेशन इज़ द स्कीम फॉर फैसिलिटेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब्स. द टर्म रिजर्वेशन वॉज कॉइन्ड बाय विलियम हंटर एंड ज्योतिबा फुले इन 1882. The term reservation, which is used today, was coined by the former British Prime Minister Ramsay MacDonald in 1933. तो यहाँ पे इस बच्चे ने क्या किया है, एक इंट्रोडक्शन को यहाँ पे लिखा है. मेरे अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन ठीक है, बट इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है. ठीक है, उसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर दिया है कि कहाँ से रिजर्वेशन आया, जबकि क्वेश्चन थोड़ा सा प्रेजेंट के ऊपर फोकस्ड है. तो ठीक है, आई वोंट से कि पास्ट का रेफरेंस देना ज़रूरी है, पर जो उसने 3 में से 2 पॉइंटर्स लिखे, फर्स्ट तो उसने डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया और बाकी के दोनों ही पॉइंटर्स उसने पास्ट में दे दिए. अगर वो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का एक लेकर आते एक रेफरेंस, क्योंकि जनरली उन्हें ही इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है, या एक महात्मा गांधी का जो यरवदा जेल में जब वो थे, तो एक उनके और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में एक क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप से साइन हुआ था, या एक सेटलमेंट साइन हुई थी, जहाँ पे सेक्रेट इलेक्टोरेट्स की जगह रिजर्वेशन पे बात की गई थी. वो रेफरेंस दे रहे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे. बट ठीक है, आई वॉन्ट से कि दिस इज़ अ रॉन्ग इंट्रोडक्शन. यहाँ पे आप लोग एक और इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कि बच्चे ने इसको अगेन पॉइंटर फॉर्मेट में बना दिया है. इंट्रोडक्शन को आपको पॉइंटर्स फॉर्मेट में बनाने की ज़रूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन आप सिंपली एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं. आप 2 से 3 लाइंस एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और इस बच्चे ने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, विच इज़ अ गुड थिंग. नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन. यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट किया हिस्टोरिकल इनजस्टिस का. देयर आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड
क्लासेस क्लासेस भी कह सकते हैं इनको, बेटर है कास्ट या वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि जो क्लास वर्ड है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम जनरली कास्ट की बात करते हैं। ये क्लास ही लिखा है गैस इन्होंने, राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है। इन अवर सोसाइटी हु हैड फेस्ड इनजस्टिस ड्यू टू दी वर्ण सिस्टम प्रिवेलिंग सिंस वैदिक एजेस। ओके, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये 4 में लिख रहे हैं। हिस्टोरिकल इनजस्टिस, सेकंड है लेवल प्लेइंग फील्ड। द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन कैन प्ले अ रोल ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड बाय रिजर्विंग सर्टेन सीट्स in government jobs and educational institutions. Okay, meritocracy after equality. Reservation prefers equality before meritocracy by providing level playing field for all the sections of the society. Okay, equal representation by providing reservation to marginal sections of the society only in government jobs or educational institution, but also in parliament and state legislature, that all sections of society are equally represented. ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ इसको इंक्लाइन कर दिया। फर्स्ट जो पॉइंट था वो सोशियोलॉजी की तरफ इंक्लाइन था, सेकंड जो पॉइंट है ये थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ है, थर्ड पॉइंटर अगेन पॉलिटी फिलॉसफी की तरफ है, फोर्थ पॉइंट पॉलिटी की साइड है, फिफ्थ पॉइंट ये यहाँ पे दे सकते थे जहाँ पे कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट ये देते तो एक बेटर रहता। अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन। इट किल्स कंपटीशन। ये फर्स्ट वर्ड थोड़ा सा इनका राइटिंग के ऊपर, वैसे इतनी ख़राब राइटिंग तो नहीं है, बट आई से कि अगर ये राइटिंग के ऊपर वर्क करते तो इट वुड हैव बीन गुड, इट वुड हैव बीन गुड। गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है, इट किल्स कंपटीशन, giving reservations more than a certain limit in government competitive examinations or educational institutions can kill competition। ये kill competition की जगह लिख सकते थे कि ये कहीं ना कहीं reduces meritocracy, बट अगर ये उसके ऊपर बात कर रहे थे कि मेरिटोक्रेसी के ऊपर बात करते तो वो उसी पॉइंट नंबर 3 जो कि उन्होंने फॉर्म में लिखा है उसका एक क्या बोलते हैं एंटी आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाता जो कि एक गलत ऑप्शन होता। तो उस सेंस में किल कंपटीशन लिखना इट्स ओके। फिर लिखते हैं परपेचुएशन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। इरेडिकेशन ऑफ कास्ट इक्वालिटी नॉट परपेचुएशन वॉज द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। इरेडिकेशन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी नॉट परपेचुएशन। यहाँ पे बेटर है इसको इस फॉर्म में लिखते कि परपेचुएशन से मतलब क्या है। उन्हें लिखना चाहिए था कि एक न्यू सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया है सोसाइटी में, जहाँ पे कास्ट से ज़्यादा एक कैटेगरी भी अब एक चीज़ आ चुकी है। तो इट द डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द कास्ट, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द कैटेगरी। और ज़्यादा एक उससे हमें एक एक्सपोजर मिल जाता है कास्ट का, क्योंकि हमें पता चलता है कि अच्छा सामने वाला सो एंड सो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर उसके पर्टिकुलर कास्ट पे भी हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस फॉर्म में इसको लिखा जाना चाहिए था। थर्ड लिखते हैं कास्ट लॉबी। देयर हैज़ बीन एन इंस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट लॉबी इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच इज़ नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं होता, रिजर्वेशन होने से पहले भी कास्ट लॉबी एग्जिस्ट करती थी। तो रिजर्वेशन की वजह से कास्ट लॉबी नहीं है, तो ये पॉइंट इतना ज़्यादा मैं जस्टिफाइड नहीं बोलूँगा यहाँ पे। तो बल्कि कास्ट लॉबी की जगह कैटेगरी लॉबी अगर ये बोलते तो भी फिर ठीक लगता कि जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में काइंड ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये एक चीज़ चक्रव्यूह मूवी आई थी उसमें भी दिखाया था कि जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को बारे में कुछ बोल देते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उनको फिर उनकी लड़ाई हो जाती है अवैध उनकी। तो अगर उस फॉर्म में बोलते तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे इसको मैं पॉइंट को इतना ज़्यादा नहीं जस्टिफाई करूँगा। सेग्रीगेशन विद इन द कास्ट। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंस्टेंस वेयर द एक्चुअल मार्जिनलाइज्ड विद इन द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इज़ डिवॉइड ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ये आप लिख सकते हैं कि सेग्रीगेशन विद इन कास्ट, और दोनों पॉइंट्स मतलब हेडिंग और जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी मैच नहीं कर रही है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि
अगर कोई सपोज़ एससी कास्ट को कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है तो उसमें जो फर्दर मार्जिनलाइज्ड हैं, एससी में भी आप अगर हायरार्की देखेंगे उसमें भी जो लोअर मार्जिनलाइज्ड हैं वो उसका जो बेनिफिट है वो रीप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको उस वे में लिखना चाहिए था। और ये लिखते हैं हिंड्रेंस इन कंट्री डेवलपमेंट ड्यू टू द इरोजन ऑफ कंपटीशन बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया क्वेश्चंस द गवर्नमेंट्स एम ऑफ अमृत भारत बाय 2047। ये तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको पॉइंट आउट कर दिया। वो जो वैल्यू एडेड कंटेंट वाली बात मैंने बोली थी उन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश करी है 5th पॉइंट बना के, लेकिन अगर आप देखें तो अमृत भारत 2047 का जो एकमात्र उसका क्वेश्चन करने वाले के लिए रिजर्वेशन स्कीम नहीं है। उसको क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट रिजर्वेशन उसको क्वेश्चन कर रहा है। ये कोई मतलब लिंक, या तो लिंक को जस्टिफाई करें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्यों अमृत भारत 2047 हम नहीं अचीव कर सकते रिजर्वेशन की वजह से, या तो उस जो कनेक्टिंग लिंक है उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो मेरे अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। तो ये एक था क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बताऊं तो इन्होंने फॉर्मेट सही यूज़ किया है। अभी भी एक चीज़ पर्टिकुलर इसमें मिसिंग है, जो बच्चे हैं मैं इसको बताऊंगा, बट बिफोर दैट यू कैन पेन डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने एक चीज़ बताई थी जिस बच्चे ने यहाँ पर नहीं लिखी है, तो वो क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उन्होंने फॉर्मेट ठीक यूज़ करा है, थॉट प्रोसेस सही यूज़ करा है, फॉर के फेवर में थोड़े ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे सकते थे। यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई देगा कि उन्होंने फॉर के फेवर में इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन तो 4 ही आर्ग्यूमेंट दिए, अगेंस्ट रिजर्वेशन इनके पास 5 आर्ग्यूमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाइस्ड हैं, ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट में सोच रहे हैं। तो इस तरीके से भी एक साइकोलॉजिकल वो क्रिएट हो जाता है। तो आप 5 पॉइंट्स दोनों साइड में दीजिए, सोचना बहुत मुश्किल बात नहीं है। इंट्रोडक्शन में कुछ मैंने चेंजेस बताए, सिंपल 1 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, दोनों ही पॉइंट्स इन्होंने हिस्ट्री में दे दिए। अगर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी की बात करते तो ज़्यादा यहाँ पे अपीलिंग लगता, और या फिर ये जब इंडिया का संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ, अगर वहाँ से कुछ पॉइंटर उठाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइनिंग करी है वो ठीक है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन पूरी एक लाइन लिखी है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन अगेन पूरी लाइन लिखी है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल अंडरलाइन भी कर सकते थे, बट इट्स ओके, ऐसा कोई इशू नहीं है उस चीज़ से लेकर। फॉर्मेट इन्होंने ठीक यूज़ किया, 1 2 3 4 हेडिंग, और उसके बाद 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन, इट्स ओके। थोड़ा सा यहाँ पे सोशियोलॉजी हिस्ट्री का भी रेफरेंस दिया, पॉलिटी का भी रेफरेंस दिया, फिलोसफी का भी रेफरेंस दिया, ठीक है, इसमें सच कोई इशू नहीं है। अगेंस्ट के आर्गूमेंट्स थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेन ये कर सकते थे, यहाँ पे पूरे 5 पॉइंट्स दिए हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो है मेनली एक लास्ट में बैलेंस्ड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर्गूमेंट। आप इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड वे में इसको कंक्लूड करना है, 3 से 4 लाइन्स लिखनी है, पूरे 3 पेज आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे इसके साथ। तो ये एक एग्जांपल था जिसे हमने समझने की कोशिश करी कि एक आर्गूमेंट राइटिंग कैसे की जाती है। मैंने बेस्ट आंसर यहाँ पे चूज़ नहीं किया ताकि आपको सोचने का मौका मिले और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिले। ये एक अच्छा आंसर है, आप इस फॉर्मेट को, इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। क्या इसमें लिमिटेशंस है वो मैंने आपको बता दी है। मेरी कोशिश रहती है, जैसे मैंने बताया, कि स्कोरिंग रेंज 60 से 75% है। तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पास सीखने के लिए आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, कॉपी चेकिंग के लिए आ रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 75% ही स्कोर करें। ये मैं आपको एक फॉल्स होप नहीं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपकी आप पूरे 95% या 95% या पूरे 100% मार्क्स इसमें स्कोर कर लेंगे, पूरे 20 या 19 या 18 आपके मार्क्स आ जाएंगे। पर क्योंकि आर्गूमेंट राइटिंग एक पॉइंटर फॉर्म में लिखा जाता है और इसे एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे हायर मार्क्स स्कोर करना आसान होता है। जितने भी क्वेश्चन सिंपली एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज मेंस के आंसर्स हो या एसेज हो, पैसेजेस हो, वहाँ पे स्कोरिंग थोड़ी सी कम होती है। जो क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है, मेन पॉइंटर्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप मार्किंग के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और यहाँ पे जो स्कोरिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सभी बच्चों से मेरी एक वो है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं आर्गूमेंट राइटिंग पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप कोई भी मार्क्स, आप ऐसे के मार्क्स अपने कैलकुलेट या एज्यूम नहीं कर सकते कि मेरा ऐसे कैसे गए, पर आर्गुमेंट से आप काफ़ी ज़्यादा डिफाइन कर सकते हो कि मेरा 50% से कितने ऊपर मार्क्स आ सकते हैं, विच इज़ पॉसिबल टू गेट 75% 80% मार्क्स इन आर्गुमेंट राइटिंग। तो डू योर बेस्ट,
आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हमसे जो भी आप हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी कॉपी चेकिंग के लिए, आंसर शीट्स के लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पे हमारे डेली बेसिस पे हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं बच्चों के लिए। वहाँ से प्रैक्टिस करके हमें हमारा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप मुझे अर्पित कौशिक को लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं फ़िटनेस रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बना के डालता रहता हूँ, बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, तो यू कैन फॉलो मी देयर। आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेरीज। बस यही मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि इस साल बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। प्रिपेयर हार्ड, गिव योर बेस्ट, और कनेक्ट करो जितने ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हो, जो भी आपके क्वेरीज़ को हैंडल करें। हर बच्चे ने जिसने एग्ज़ाम को क्लियर करा है, जो आपसे ज़्यादा जानता है, आपसे पहले इस चीज़ को करके बैठा हुआ है, उनसे जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगी, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएंगे, यूपीएससी के माइंडसेट को समझ पाएंगे, और आपके मार्क्स आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मार्क्स ज़्यादा क्यों लाने हैं? ताकि अपनी पसंद की फोर्स मिले, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल दिस टाइम। 100 वैकेंसीज आई हैं CISF में, सो यू कैन कनेक्ट विद दी वात्सल्य, यू कैन कनेक्ट विद मी अर्पित कौशिक, एंड थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट राइटिंग, या सो टेक केयर।